आर्ट एंड कल्चर सीरीज का ये हमारा 4th लेक्चर है। लेक्चर्स को हम नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटी से कंपाइल करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो 4th लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में है, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर साल एक सवाल ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एज ऑफ जो आर्किटेक्चर है, कल्चर है उसको, ठीक है। तो गुप्ता एज आर्किटेक्चर को गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर माना जाता है, ठीक है। ये जो बुक्स वगैरह लिखे गए हैं उसमें ये लिखा गया है कि गोल्डन एज जब तक अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक पीरियड आया, फिर जो है कि मौर्यन आया, फिर पोस्ट मौर्यन आया, फिर गुप्ता आया, तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वो आर्किटेक्चर के मामले में सबसे ज़्यादा अपने पीक पे था और इसी को गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर मानते हैं। तो कुछ लोग इसका अपोज भी करते हैं। इसका अपोज करने का बहुत सारे वजह हैं, जैसे कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो जैनिज्म था, जो बुद्धिज़्म था, वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गया। हालांकि टॉलरेंस था राजाओं के बीच में उस समय, लेकिन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। वहीं जो है कि बस हिंदुज़्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। हिंदुज़्म को पैट्रोनाइज करते थे, हिंदुज़्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ था कि जो वुमेन्स का जो अपना सोसाइटी में पावर था, जो वुमेन का सोसाइटी में स्टेटस था, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर से संस्कृत इस्टेब्लिश हो गया। संस्कृत जो कि आम लोगों की भाषा नहीं हुआ करती थी, संस्कृत बस जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है, एलिट क्लास हुआ करते थे, वो बोलते थे। तो बहुत सारे चीज़ों की वजह से कुछ लोग तो इसका सपोर्ट करते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है गुप्ता एज, लेकिन कुछ लोग इसका अपोज करते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में और नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है, यूपीएससी यहीं से पूछता है, तो गुप्ता जो एज है उसको ही गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर मानते हैं, ठीक है। ऑल्सो मार्क्ड द क्लाइमेस्ट स्टेज ऑफ द बुद्धिस्ट केव, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट का केव जो हम बिहार एंड चैत्य पढ़ते हुए आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बने हैं। लेकिन यहाँ पे बुद्ध को क्या था कि वो एज ए गॉड दिखाने लगे थे। पहले बुद्धा क्या थे, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मानते थे, ठीक है। हीनयान में बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान मानते थे, लेकिन जो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे यहाँ से बुद्धा को एज ए गॉड दिखाने लगे और संस्कृत, प्रकृति के बजाय जो है संस्कृत इसमें यूज़ करने लगे। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है, जैनिज्म डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इसको हम ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एंड नगर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। जो बहुत फेमस 2 स्टाइल है टेम्पल मेकिंग का, जो कि हमेशा मेंस में पूछता है कि दोनों स्टाइल में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, यहीं से 2 इस तरह के टेम्पल्स बनना, ठीक है। और मुराल पेंटिंग ऑफ अजंता विच मेनली डिपिक्टेड लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एज इन द जातक स्टोरी बिलोंग टू द दिस पीरियड, ठीक है। मुराल पेंटिंग जो अजंता में है, जो जातक स्टोरी बताता है बुद्धा का, मतलब बुद्धा के जो जो जन्म हुआ होता था उनका, उसके बारे में बताता है यहाँ पे, ठीक है, जातक स्टोरी में। तो यहीं पे मुराल पेंटिंग जो अजंता में है वहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भी बना हुआ है किस टाइम पे, गुप्ता एज में ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो याद रहे कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। और क्लाइमेक्स पे था बुद्धिस्ट केव, ठीक है, और मोनेस्ट्रीज वगैरह। और यहीं से 2 तरीके के टेम्पल बनना स्टार्ट हो गए, नगर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल। नगरा स्टाइल टेम्पल जो है वो नॉर्थ इंडियन में हुआ करता था, और द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल है वो साउथ इंडियन का फेमस, साउथ के टाइप का फेमस जो है कि आर्किटेक्चर हुआ करता था। ये मोस्टली मतलब साउथ एरिया में बनते थे ये, ठीक है। और उसके बाद जातक स्टोरी हमने देखा कि क्या होते थे जातक स्टोरी, जैसे बुद्धा के प्री जन्म की कहानियाँ के बारे में इसमें लिखा हुआ है और बताया गया है। ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस एज ऑफ द केव पेंटिंग, सबसे ज़्यादा जो है कि एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था, केव्स भी बने थे, और केव पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड में। गुप्ता वेयर ब्राह्मण्स बाय रिलीजन, ठीक है। ये ब्राह्मण्स रिलीजन से थे, ये हिंदुज़्म को पैट्रोनाइज किए हुए थे, लेकिन ये टॉलरेट करते थे बुद्धिज़्म और जैनिज्म को। अगर कोई बुद्धिज़्म और जैनिज्म अपनाता है तो उसको टॉलरेट करते थे। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ये टोटली अगेंस्ट थे, मतलब कि हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म के ये टोटली अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि ये
जो है कि खुद टॉलरेट करवाते थे उनसे, मतलब टॉलरेट करते थे अगर कोई अपनाया है, और खुद जो है कि हिंदुज़म को पैटर्नाइज किए हुए थे। और इन्होंने ही एक कॉइन इशू किया जिसमें एक साइड कॉइन के तो राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी, और सेकेंड साइड कॉइन के जो है जो इनका गॉड हुआ करता था, गॉड में ये क्या कौन कौन से गॉड इनको होते थे, विष्णु होते थे, शिवा होते थे और शक्ति, ठीक है। इनका एक साइड प्रिंट होता था और एक साइड जो राजा रानी हुआ करते थे उनका फोटो प्रिंट हुआ करता था। तो विष्णु जो वैष्णिज्म को जो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा पैटर्नाइज किए हुए थे, तो इनकी जो आप टेम्पल देखोगे, मूर्तियाँ देखोगे, तो ये नॉर्थ एंड सेंट्रल एरिया में ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। वहीं शिवा को जो है साउथ इंडियन में ज़्यादा लोग पूजा करते थे, तो जो साउथ में जाओगे तो वहाँ पे शिव का बहुत ज़्यादा टेम्पल मिलेगा, ठीक है। और शक्ति को जो मालवार जो रीजन है इंडिया का, ठीक है, ईस्ट इंडिया का, साउथ वेस्ट इंडिया जो का रीजन है, यहाँ पे शक्ति का मिलता है। इसलिए जब ईस्ट वाले रीजन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पे शक्ति वगैरह की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में इनका क्या था कि एक नया स्कूल, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ था। देखो पहले हम ऑलरेडी पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे 3 स्कूल को हम डिस्कस कर चुके हैं, गांधार, मथुरा एंड अमरावती, ठीक है, जो तीनों मेंस में पूछता है। और यहाँ पे गुप्ता एज में आके एक न्यू स्कूल डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो मेंस में कैसे पूछता है, या तो तीनों इनमें डिफरेंस पूछ लेगा, या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई दो, और एक सारनाथ वाला उठा लेगा जो कि गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो 3 एक पीरियड में स्टार्ट हुए थे और सारनाथ का जो है वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक बुद्धा की मूर्ति भी बनी हुई है जो कि नियर भागलपुर बिहार में है, 7.5 फीट हाइट की, और ये इस टाइम पे बनी हुई थी। और बुद्धा की इमेज को सारनाथ में एक जैसे कि दुपट्टा, मतलब कि दोनों जो उनका सोल्जर होता था उस पर दुपट्टे से, वाइट ट्रांसपेरेंट दुपट्टे से कवर किया हुआ दिखाया हुआ है। मतलब ये फीचर्स है जो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर है उसका फीचर्स है। और बाकी तीनों स्कूल के जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हॉलो अराउंड द हेड हैज़ वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन। वहीं पे देखते थे कि जो ग्रीक्स वगैरह वाला मतलब इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन वगैरह दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन दिखाए हैं। तो कुछ जो मेन फैक्ट एंड डिफरेंस है वो एग्जाम में पुट करना होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर देखें तो गुप्ता पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। यहीं से माना जाता है कि इंडियन टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है यहीं से मतलब बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ तक कि सिर्फ बना ही नहीं, उसका मैनुअल भी लिखा गया कि कैसे टेम्पल बनेगा, किस तरीके से, कहाँ टेम्पल किसका टेम्पल कैसे बनना चाहिए। तो 5 स्टेजेज में जो टेम्पल जो 5 स्टेजेज में टेम्पल बने। एक तो फर्स्ट स्टेजेज में क्या था कि स्क्वायर बिल्डिंग होती थी, फ्लैट रूफ होता था। यहाँ इमेजेस में देख सकते हो आप, ये बिल्डिंग जो है स्क्वायर है और इसका रूफ जो है वो फ्लैट है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता था। और ये गर्भगृह है, एक गर्भगृह होता था, ठीक है। और पिलर्स होते थे और फ्लैट ये जो एरिया है यहाँ पे कोई ऊंचाई पे नहीं बना हुआ है, फ्लैट है, ठीक है। और गर्भगृह क्या होता था कि जहाँ पे मेन डेटी की इमेज, मेन डेटी की मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी वो उसको गर्भगृह कहते थे। और इवन मंडप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाउंड्री है, इधर मेन डेटी है, ये जो है मंडप है। तो मंडप का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। तो ये फर्स्ट जो स्टेज था वहाँ पे वेरी बेसिक लेवल का जो है कि टेम्पल बना करते थे। और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो ईरान, जो कि एक एमपी में है टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हनुमान जी का मूर्ति रखा हुआ है, विष्णु वराह टेम्पल एट अरन, जो कि एमपी में है। तो ये एग्जाम्पल भी याद रहे ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके मेंस में। और इवन जो है कि कभी कभी तो जो पीटी में भी मैच कराने को दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्क्वायर टेम्पल यहाँ भी होता है। वहाँ पे भी हमने स्क्वायर टेम्पल देखा, लेकिन यहाँ पे एक शिखर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और पिलर्ड अप्रोच, यहाँ पे भी पिलर्ड अप्रोच थे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिखाया नहीं गया, लेकिन पिलर्ड अप्रोच थे ऑन हाई प्लेटफॉर्म। वहाँ पे हमने देखा कि लो प्लेटफॉर्म पे नीचे ही, जैसे जो नॉर्मल ज़मीन होती है उसी के साथ में बना देते हैं, लेकिन यहाँ हाई मतलब कि कुछ ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं पहले, उसके ऊपर मंदिर बनाते थे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो ये कर्नाटका में ऐहोल टेम्पल कर्नाटका में है वहाँ पे, और पार्वती टेम्पल जो है कि नचना एमपी में है। यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंड स्टेज जो टेम्पल मेकिंग है इसका।
उसके बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में थोड़ा सा इलोबरेशन हुआ फर्स्ट टाइप का जो टेम्पल था उसी का, और इवन यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ बनना स्टार्ट हो गया। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था कि जैसे टेम्पल है तो उसके चारों तरफ जो हाइट पे थोड़ा सा एक जो है कि गोला गोला एरिया बना देते थे मंदिर के चारों तरफ, जिसपे लोग घूम के प्रार्थना करते थे, तो इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो पहले स्टेज जैसा ही है जो पहला स्टेज था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ जो है बनना स्टार्ट हो गया। इवन सम टाइम मतलब कि उसी को एम्बुलेटरी भी बोलते हैं, और सैंक्टम जो है वो गर्भगृह को बोलते हैं, ठीक है। और सम टाइम ये सेकेंड स्टोर मतलब कि एक सेकेंड मंजिला भी टेम्पल का बनता था। और मोस्ट यूनिक अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज वाज द कर्वी लीनियर टावर दैट इज द शिखर, मतलब कि यहाँ पे कर्व जैसा शिखर बनता था, ठीक है। और नागर स्टाइल टेम्पल मेकिंग इज सेड टू बी द सक्सेस ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द टेम्पल, और माना जाता है कि जो नागर स्टाइल टेम्पल है वो इसी जो है थर्ड स्टेज जो टेम्पल था इसी का सक्सेस है, ठीक है। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यूपी में दुर्गा टेम्पल है, ठीक है, और अहियोल में मतलब कि कर्नाटका में जो टेम्पल है, जो दुर्गा टेम्पल जो कि कर्नाटका में है, और दशवर्थ टेम्पल जो कि देवगढ़ यूपी में है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थर्ड स्टेज ऑफ द टेम्पल का। और माना जाता है कि थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल से ही बाद में चल के जो है कि ये स्टार्ट हुआ, जो है कि जो नगरा स्टाइल टेम्पल है यहीं से जाके स्टार्ट हुआ था फिर से, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्टेज टेम्पल आता है। फोर्थ स्टेज टेम्पल भी देखेंगे हम, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं और रेस्ट सारे फीचर्स होते हैं इसमें, और लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का देखोगे ये एरिया जो है ना ये बैरल शेप्ड होता था, ठीक है, तो बैरल शेप्ड होता था। और एग्जाम्पल जैसे कपोतेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, और तेर टेम्पल इंद सोलापुर में है। तो ये टेम्पल के नाम कौन से टेम्पल कहाँ पे हैं याद रखना बहुत ज़रूरी है। पीटी में सीधे डायरेक्ट ना देके, यूपीएससी में खासकर डायरेक्ट ना देके वो 3-4 टेम्पल का मैच कराने को दे सकता है, या कौन सा करेक्ट है इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर स्टेज के टेम्पल होते थे वो सर्कुलर टेम्पल होते थे, जैसे इमेज में आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सर्कुलर जो है कि मतलब कि दिखाया गया है कि किस तरीके से सर्कुलर टेम्पल्स होते थे। एंड सलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन होता था, इनका रेक्टेंगुलर कैसे प्रोजेक्शन होता था। एंड मनियार माथ श्राइनर द राजगिर बिहार, यह बिहार में है, ठीक है, राजगीर में। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ जो स्टेज है, मतलब कि मोस्ट इवॉल्व टेम्पल जो है यहाँ पे मिलता है। और गुप्ता लिटरेचर की हम बात करें तो गुप्ता लिटरेचर जो है यहाँ पे संस्कृत बिकम द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से संस्कृत प्रकृत लैंग्वेज जो आम लोग यूज करते थे, आम जनता, वो धीरे धीरे फिर से डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दी और संस्कृत फिर से इवॉल्व हो गया, ठीक है। और रामायण एंड महाभारत वेर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड के टाइम पे रामायण और महाभारत को लिखा गया था। तो कुछ यहाँ पे जो संस्कृत लिटरेचर्स जो लिखे हुए थे, और काफ़ी इसको जो है कि पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, इवन कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक बुक उठा के पूछ लेता है कि किसने लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कि कालिदास किस राइटर के द्वारा लिखा हुआ है, ऐसे पूछते हैं, या मैच कराने को दे देते हैं। तो कालिदास जो है वो इनका जो बुक है वो अभिज्ञान शकुंतलम, मलाविका मित्रम, विक्रमोवैश्य, ठीक है, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसम्र एंड द मेघदूत, ये सारे बुक जो है वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हुए हैं, संस्कृत बुक है, ठीक है। और उसके बाद विशाख दत्त की बुक जो है वो मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा की बुक है जो पंचतंत्र स्टोरी, और उसके बाद शूद्रक की बुक है जो मिर्च कटिका, ठीक है, लिटिल क्ले आर्ट ऑफ टॉय कार्ड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद अमर सिंह की बुक है अमर कोसा, ठीक है, जो लेक्सिकन है और संस्कृत में है, लिखा गया था। और डांडे की बुक है काव्यदर्श एंड देशा कुमार चरित्र, ठीक है। उसके बाद फिर आर्यभट्ट की बुक है आर्यभट्टयम जो है। उसके बाद फिर वराहमिहिर की बुक है पंच सिद्धांत, मतलब 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, मतलब कि ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह पे ये लिखते थे। और उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजी मतलब से रिलेटेड हुए थे। और उसके बाद बाणभट्ट की जो बुक काफ़ी पूछी जाती है वो अष्टन संग्रह करके है, मतलब कि 8 ब्रांचेज मेडिसिन की है, उसको मर्ज करके एक बुक लिखे हुए थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है, ये बुक लिस्ट जो है इसका नोट्स बना लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि सारे एग्जाम्स में लगभग, चाहे यूपीएससी
यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा इस बुक से इस नाम से पूछा जाता है। तो ये 1 मार्क्स तो इससे मिलने पक्के हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था। नेक्स्ट जो है नितिन सिंघानिया के सीरीज़ को हम लेके आएंगे।